हेलो एवरीवन, दिस इज आशीष एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज के इस वीडियो में हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 2 डिस्कस करेंगे, करंट इलेक्ट्रिसिटी। और हम लोगों ने इससे पहले लेक्चर नंबर 1 कंप्लीट कर रखा है, अभी तक आपने नहीं देखा तो जाकर देख लो। आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है। इसके अंदर हम बात करेंगे सबसे पहले कि ओम्स लॉ क्या होता है। ओम्स लॉ क्या होता है? द इलेक्ट्रिक करंट in any conductor is directly proportional to the potential difference between two ends of wire। इलेक्ट्रिक करंट जो हमारा है, इलेक्ट्रिक करंट वो क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा पोटेंशियल डिफरेंस के। मैं V मान लेता हूं, V हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V लिख सकता हूं। जैसे ही आप ये प्रोपोर्शनलिटी हटाओगे तो यहां पर इक्वेशन हमारा आ जाएगा V इक्वल्स टू आई आर। हमारे पास क्या आ गया इक्वेशन? V इक्वल्स टू आई आर। इसके अंदर R क्या है? R है रेजिस्टेंस, V है पोटेंशियल डिफरेंस और I है इलेक्ट्रिक करंट। हम लोगों ने ओम्स लॉ में देखा पोटेंशियल करंट और रेजिस्टेंस के अंदर रिलेशन क्या होता है। तो V इक्वल्स टू आई आर बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, आप लोगों ने 10th क्लास में भी किया होगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं इसके अंदर रेजिस्टेंस क्या होता है। ठीक है, रेजिस्टेंस क्या होता है पहले मैं समझाता हूं, उसके बाद इसके डेफिनेशंस लिखेंगे। ठीक है, इसको मैं रफ कर रहा हूं। V इक्वल्स टू आई आर इक्वेशन आया था ओम्स लॉ से। इसके अंदर R क्या था? रेजिस्टेंस था। इसी रेजिस्टेंस के ऊपर बात करेंगे कि रेजिस्टेंस क्या होता है। मेजर ऑफ द ओपोजिशन टू करंट फ्लो इन सर्किट। मतलब अगर मान लो यहां पे मेरे पास एक वायर है, इसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है। अगर कोई भी चीज इसको ओपोज कर रही है, बीच में मान लो यहां पे इस करंट को ओपोज करने वाली कोई चीज है, तो इसका ओपोज करने का स्ट्रेंथ कितना है, ये कितना पावरफुली ओपोज कर पा रही है करंट को, उसका ही मेजरमेंट जो होता है उसको हम कहते हैं रेजिस्टेंस। इसको मैं एक एग्जांपल से समझाना चाहता हूं। यहां देखो, सपोज मान लो कि ये हमारा करंट का डायरेक्शन है, ऐसे करंट आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे एक रजिस्टर है मेरे पास। ठीक है, तो ये क्या करेगा? इसके फ्लो को रोकेगा, ओपोज करेगा। ऐसे देखो, तो ये रजिस्टर की रेजिस्टेंस कितना है इस करंट को रोकने के लिए, उसका मेजरमेंट ही हमारा क्या है? रेजिस्टेंस है। आप समझ रहे हो? ठीक है, चलो इसको एक और एग्जाम्पल देके समझाता हूं। सपोज आपने देखा होगा खेत में जो पानी डालते हैं ना, तो पाइप रहता है। पाइप देखा है आपने? पाइप के अंदर जो पानी आता है, सपोज मान लो ये मैंने पाइप बना दिया, ये हमारा पाइप हो गया। ओके, इसके अंदर से पानी फ्लो करेगा। मान लो पानी ऐसे कुछ इस तरीके से फ्लो कर रहा है, इस डायरेक्शन में। ओके, अब मैं क्या कर रहा हूं? मैं आया और इस पाइप को यहां से हाथ में लेके इसको दबाने लगा। तो दबाओगे तो यहां पे फ्लो थोड़ा सा कम हो जाएगा। अगर आप पाइप को दबाओगे तो थोड़ा सा फ्लो कम हो जाता है। ठीक है, सपोज मान लो कि यहां से मैंने अपना हाथ लगा के इसको दबाया तो यहां पे फ्लो कम हुआ। ठीक है, तो अब एक चीज को समझो। अब मान लो कि पानी हमारा करंट हो गया। क्या हो गया? करंट हो गया। ठीक है, ये पाइप हमारा वायर हो गया और मैं रोक रहा हूं इसको, तो मैं क्या हो गया? रजिस्टर। मैं रजिस्टर हो गया और जिस पावर से मैं रोक रहा हूं, मेरा जो मेजर है रोकने का, उसको क्या बोलेंगे? रेजिस्टेंस बोलेंगे, रेजिस्टेंस। और मेरी जो प्रॉपर्टी है रोकने का, मेरा जो ओपोज करने का प्रॉपर्टी है, उसको बोलेंगे रेजिस्टिविटी। आई होप आपको ये एग्जांपल से तीनों कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे कि रेजिस्टेंस क्या होता है, रजिस्टर क्या होता है और रेजिस्टिविटी क्या होता है। एक बार फिर से समझा देता हूं। अगर पाइप से पानी जा रहा है, हम ऐसे दबाते हैं तो फ्लो में यहाँ पे डिफरेंस आता है। ठीक है, मान लो कि पानी हमारा करंट है, हाथ मेरा यहीं पे रखा हुआ है, हाथ मेरा क्या हो गया? रेजिस्टर। जिस प्रॉपर्टी से मैं उसको रोक रहा हूं उसको बोलते हैं रेजिस्टिविटी। और जो भी पावर मैं लगा रहा हूं पानी को रोकने के लिए, वो पावर क्या होगा, वो मेजरमेंट क्या होगा, उस मेजरमेंट को हम लोग रेजिस्टेंस बोलते हैं कि इसका रेजिस्टेंस इतना है।
ठीक है, आप समझ गए ये चीज। तो आई होप आपको तीनों चीजें क्लियर हुई होगी। रजिस्टर, रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस क्या होता है। यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होगा, यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस ओम होता है। क्या बोलेंगे इसको, ओम। अब बात करेंगे रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी क्या होती है। सबसे पहला प्रॉपर्टी, रेजिस्टेंस इज नॉट ओनली डिपेंड्स ऑन मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जो भी हमारा रेजिस्टेंस होगा वो सिर्फ कंडक्टर के मटेरियल पे डिपेंड नहीं करेगा, उसके कुछ और फैक्टर्स है। देखो, रेजिस्टेंस इज ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द डायमेंशन ऑफ द कंडक्टर। मतलब कंडक्टर के डायमेंशन पे भी डिपेंड करेगा। इसका मतलब जो भी हमारा कंडक्टर होगा उसके डायमेंशन पे भी रेजिस्टेंस डिपेंड करेगा। वो कैसे करेगा उसको समझते हैं, इसको रफ कर देता हूं। रेजिस्टेंस डायमेंशन पे कैसे डिपेंड करता है उसको समझते हैं। सपोज हमारे पास ये कंडक्टर है जिसका लेंथ L है और एरिया A है, तो रेजिस्टेंस का डिपेंडेंस कैसे होगा वो समझते हैं। R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ द कंडक्टर। तो यहां से हमारा क्या आ जाएगा, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया। अगर आप इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाओगे तो यहां से आ जाता है हमारा R इज इक्वल्स टू रो L बाय A। बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। रो को हम बोलेंगे रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी क्या होती है, थोड़ा देर पहले ही बताया था, एक ऐसी प्रॉपर्टी जो कि इलेक्ट्रिक करंट को अपोज करे। ठीक है, इसको हम रो से रिप्रेजेंट करेंगे। ये जो R है, R का ऐसा यूनिट क्या आया था बताओ, ऐसा यूनिट थोड़ा देर पहले ही निकाला था हमने। R की ऐसा यूनिट आई थी ओम, मतलब रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट ओम आया था। तो इस रेजिस्टिविटी का ऐसा यूनिट निकालना है तो कैसे निकालोगे, ये सारे इक्वेशन को शिफ्ट कर दो और रो को एक साइड कर दो। तो अगर मैं ऐसा करता हूं R इंटू ए डिवाइड बाई एल आ जाएगा। ठीक है, यहां पर अगर आप देखते हो तो एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर, लेंथ का होता है मीटर। 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल, ऊपर 1 मीटर बच गया। R का ऐसा यूनिट होता है ओम, तो मैं इसको क्या ओम मीटर लिख सकता हूं। रेजिस्टिविटी की ऐसा यूनिट हो गई ओम मीटर। ठीक है, हम लोगों ने ऐसा यूनिट रेजिस्टिविटी का निकाल दिया। चलो अब आगे बढ़ते हैं। इसको हम लोग बोलेंगे कंडक्टिविटी। ये हमारा कंडक्टिविटी होता है और इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या होगा, सोच के बताओ। रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी के बीच में रिलेशन क्या होगा, थोड़ा सा सोच सकते हो आप। सपोज यहाँ पे देखो, मान लो ये हमारे पास एक वायर है, इसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है। अगर इसकी रेजिस्टिविटी ज़्यादा है, रेजिस्ट ज़्यादा करेगा, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो रोकेगा, अपोज करेगा, तो क्या इसके अंदर कंडक्शन होगा, पहले से कम होगा, स्लो होते जाएगा। जितना ही रेजिस्टिविटी बढ़ाओगे उतना ही इलेक्ट्रॉन्स के मोशन रुकेंगे और आपका कंडक्शन जो होगा इलेक्ट्रिक करंट का वो कम होते जाएगा। ठीक है, इसका मतलब इन दोनों के बीच का रिलेशन जो होगा वो इनवर्सली होगा। कैसे, रो इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन कंडक्टिविटी। तो ये क्या हो गया, रिलेशन हो गया इन दोनों के बीच में। ठीक है, अगर आप इसको बढ़ाओगे तो ये कम होगा। ये हमारे पास रिलेशन आ गया रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी के बीच में। अब अगर आपको याद होगा, थोड़ा देर पहले हम लोगों ने फॉर्मूला निकाला था रेजिस्टेंस का, R इक्वल्स टू रो L बाय A। अगर आप रो के जगह पे इसको रखोगे तो क्या आएगा, R इज इक्वल्स टू L ऊपर ही रहेगा, रो के जगह 1 बाय सिग्मा रख दिए, सिग्मा A। तो ये क्या आ गया, R इक्वल्स टू L अपॉन सिग्मा A। तो ये हमारे पास रिलेशन आ गया रेजिस्टेंस और कंडक्टिविटी के बीच में। रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी के बीच में रिलेशन क्या होता है, इनवर्सली होता है। मतलब रेजिस्टिविटी अगर आप बढ़ाओगे तो कंडक्टिविटी कम होगा, अगर आप कंडक्टिविटी बढ़ाओगे तो रेजिस्टिविटी कम होगा। ठीक है, हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। इस क्वेश्चन में गिवन है कि हमारे पास एक वायर है, इसका लेंथ L है और एरिया A है, तो इसका रेजिस्टेंस आ रहा है रो L बाय A। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इस वायर का लेंथ डबल कर दिया कुछ इस तरीके से। वायर का लेंथ मैंने 2L कर दिया, पहले L था अब 2L हो गया। तो अब मुझे ये बताना है कि इसका रेजिस्टेंस अब कितना होगा। ऐसे क्वेश्चंस आपने किए होंगे, ठीक है, बेसिक्स होते हैं। तो अब देखो इसका रेजिस्टेंस कितना होगा। सबसे पहले इसके अंदर एक ही दिमाग लगाना है कि अगर आपको रेजिस्टेंस निकालना है तो क्या क्या चाहिए। रेजिस्टेंस निकालना है तो क्या क्या चाहिए, लेंथ चाहिए और एरिया चाहिए। तो लेंथ में जो भी चेंज हुआ वो तो गिवन है 2L, लेकिन एरिया में भी तो चेंज हुआ होगा। समझो इस चीज को, अगर ये वायर है,
इसका थिकनेस इतना है, पहले इसको मैं खींचूंगा तो इसका थिकनेस आपने देखा होगा कि थिकनेस वायर का डिक्रीज हो जाता है। जब भी आप वायर को खींचोगे ना तो थिकनेस उसका डिक्रीज हो जाएगा, लेंथ बढ़ेगा तो एरिया घटेगा। तो एरिया इसका हम कैसे निकालेंगे, यहां पर अगर आप देखते हो तो दोनों के वॉल्यूम सेम है, दोनों वायर के वॉल्यूम सेम है, डायमेंशन चेंज हुए इसके लेकिन वॉल्यूम दोनों का सेम होगा क्योंकि मैंने कहीं से कुछ भी कट नहीं किया वायर के अंदर। तो मैं क्या करूंगा, जो पहले वॉल्यूम था वो अभी भी वॉल्यूम है, लिख सकता हूं V1 = V2। तो इन दोनों के अंदर वॉल्यूम सेम होगा तो वॉल्यूम को हम क्या लिखते हैं, एरिया इंटू लेंथ, लिख सकता हूं एरिया इंटू लेंथ। तो ऊपर वाले का एरिया कितना था, A था, A इंटू लेंथ, लेंथ कितना है, L है, ठीक है। सेकंड वायर का अगर आप वॉल्यूम निकालते हो तो कैसे निकालोगे, एरिया तो हमें नहीं पता तो इसको मान लेता हूं A', एरिया हमें नहीं पता लेकिन लेंथ हमें पता है तो क्या लिख सकता हूं A' इंटू 2L, ठीक है। अब देखो यहां से L से L कैंसिल हो जाएगा, A' की वैल्यू क्या आ गई, A/2। किसी भी वायर को अगर उसके लेंथ से डबल स्ट्रेच करते हो तो उसके एरिया में चेंज क्या आएगा, हाफ हो जाएगा। पहले से पहले A था अब A/2 होगा। तो हमने एरिया भी निकाल लिया और लेंथ भी गिवन है, तो क्या मैं इस फॉर्मूले में रख के R की वैल्यू निकाल सकता हूं जो कि हमारा ये R' होगा। बताओ तो R' इक्वल टू क्या लिख सकता हूं, बताओ रो L' डिवाइड बाई A'। तो L' क्या होगा चेंज होने के बाद हमारा 2L, तो रो इंटू 2 इंटू L लिख सकता हूं डिवाइड बाई A' क्या आया था, A/2। तो जब 2 ऊपर जाएगा तो 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, 4 रो L/A। रो L/A क्या था हमारा, बताओ रो L/A हमारा R था, ओरिजिनल रेजिस्टेंस था। 4 इंटू R, हमारा जो न्यू रेजिस्टेंस आया वो कितना आया, 4R आया, मतलब 4 टाइम्स बढ़ जाएगा। यहां पर आप लोगों ने देखा कि हम लोगों ने रेजिस्टेंस फाइंड किया, हमें लेंथ गिवन था तो हम लोगों ने एरिया वॉल्यूम से निकाला और रेजिस्टेंस फाइंड किया। ऐसा भी हो सकता है कि इसी इक्वेशन पे R इक्वल्स टू रो L/A के ऊपर आपको रेजिस्टेंस दे दे दोनों वायर का और बोल दे कि एरिया निकालो या फिर ये बोल देगा लेंथ निकालो, तो कोई दिक्कत आएगा। आपको इस रिलेशन का यूज करना आना चाहिए। ऐसे और भी रिलेशंस होते हैं उसको यूज करना आना चाहिए। R और A में रिलेशन क्या है, R इंक्रीज करेगा तो A डिक्रीज करेगा, लेंथ इंक्रीज करेगा तो R भी इंक्रीज करेगा। तो कुछ इस तरीके से आपको सोचना पड़ेगा इक्वेशंस के अंदर, ठीक है। अब चलो एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हमें एक कॉपर वायर बनाना है जिसका लेंथ कितना है, L है। ये हमारे पास कॉपर वायर है, ये हमें बनाना है, ठीक है। इसका लेंथ कितना है, L है। इसकी रेजिस्टिविटी रो है, रेजिस्टिविटी रो होनी चाहिए जब आप ये वायर बनाओगे तो। डेंसिटी D है इसकी और R इसका रेजिस्टेंस है। रो हमारे पास रेजिस्टिविटी है, D हमारे पास डेंसिटी है, R रेजिस्टेंस है। तो हमें ये बताना है कि जब L लेंथ का कॉपर वायर आप बनाओगे तो इसका मास कितना होगा। इसका मास हमें फाइंड करना है कि जब आप इसको बना के रेडी कर दोगे कि ये हमारा कॉपर वायर है जिसके अंदर ये सारे फीचर्स होने चाहिए, इसकी डेंसिटी इतनी होनी चाहिए D, इसका रो रेजिस्टिविटी होना चाहिए, R रेजिस्टेंस होना चाहिए, तो इसका मास कितना होगा। M की वैल्यू निकालनी है कि मास कितना होगा। सबसे पहले डेंसिटी इज इक्वल्स टू क्या होता है, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपन वॉल्यूम होता है। तो मास इज इक्वल्स टू क्या हो गया, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। डेंसिटी हमारे पास गिवन है D है लेकिन वॉल्यूम नहीं है। वॉल्यूम निकालना इस वायर का तो एरिया इंटू लेंथ करोगे, तो वॉल्यूम निकालने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, एरिया इंटू लेंथ करूंगा। तो लेंथ तो गिवन है लेकिन एरिया हमारे पास गिवन नहीं है, तो एरिया कैसे निकालोगे। देखो अभी हमने सीखा रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू रो L/A होता है, तो यहाँ से एरिया की वैल्यू निकालोगे, A इक्वल्स टू हो जाएगा रो L/R। इस A को उठा के इसमें रखना, ठीक है। तो वॉल्यूम क्या आ जाएगा, देखो रो L/R इंटू L, L इंटू L कितना हो जाएगा, रो L² डिवाइड बाई R। ये हमारे पास वॉल्यूम आ गया। अब इस वॉल्यूम को उठा के इसमें रखो मास वाली इक्वेशन में। मास इज इक्वल्स टू क्या था, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी था। वॉल्यूम कितना आ गया, रो L² बाय R इंटू डेंसिटी क्या है, कैपिटल D। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, रो L² D बाय R। ये हमारे पास मास आ गया इस वायर का जो कि कॉपर वायर है, इसका लेंथ L है, इसकी रो रेजिस्टिविटी है, D डेंसिटी है, R रेजिस्टेंस है, तो इसका मास इतना होगा। सो हम लोगों ने इस क्वेश्चन के अंदर क्या समझा, हम लोगों ने इस क्वेश्चन के अंदर इस इक्वेशन का हेल्प करके इसके अंदर कैसे पुट करके मास निकालना है। बेसिकली हमने एक रिलेशन सीखा है। अगर इसके आसपास भी क्वेश्चंस आता है तो आप इसका यूज करके उसको सॉल्व कर सकते हो। इसीलिए मैंने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रो D/R रखा था। इसके अंदर आपको सीधा वैल्यू रखना है और आपको मास निकाल देना है। ये सिर्फ मास के लिए नहीं है, यहाँ पे आपको यही सीखना है कि अगर यहाँ पे मास पूछा था तो मास का निकाल दिया, अगर मान लो कि आपको रो नहीं दिया होता, मास दिया होता तो रो निकालना होता तो कैसे काम करते। तो वो चीजें आपको सोचनी पड़ेगी, साथ साथ में जो बोला है उसी को निकाल के छोड़ देना ही सॉल्यूशन नहीं होता है। इन सारे चीजों के बारे में आपको सोचना पड़ेगा
पड़ेगा कि अगर मेरे को डी निकालना होता तो मैं कैसे निकालता, या फिर अगर मेरे को आर निकालना होता तो मैं कैसे निकालता। ये सारी चीजें आपको क्वेश्चन में सोचनी पड़ेगी। उसने सिर्फ दिया है मास निकालने के लिए, लेकिन हमको सारी चीजों के बारे में सोचनी पड़ेगी, तब जाके एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी होगी। ठीक है, ओम्स लॉ के बारे में सीखा, पढ़ा, समझा, उसके ऊपर क्वेश्चन सॉल्व किया। आने वाले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करंट डेंसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में बात करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर देना। ऐसे और वीडियोस हमारे चैनल पे आते रहते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।